अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 5 के अंदर जनरेट एंड टेस्ट का टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज के लेक्चर की हम लोग हाइलाइट्स की बात करेंगे। हाइलाइट्स के अंदर सबसे पहले मैंने रखा है कि एक एल्गोरिथम क्या है। हम इसको डिटेल से समझेंगे कि एक एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम क्या होता है। नंबर 3 पे जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम की डेफिनेशन की बात करेंगे और उसका प्रोसेसेस कौन कौन से हैं उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। और लास्ट पे हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को बेसिकली अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से है। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट टास्क। फॉर एग्जांपल, हमें कोई टास्क दे दिया जाता है कि इसको कंप्लीट करना है। और वो एक ऐसा टास्क है जिसको हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में लेकर आते हैं। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के अंदर एल्गोरिथम का जो वर्ड है, इसकी बेसिकली टोटल इसकी हायरार्की क्या है और ये कैसे काम करता है। तो वर्ड बाय वर्ड अगर हम इसको एलेबोरेट करें तो इस चीज़ का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उन स्टेप्स की एक तरतीब होगी, एक सीक्वेंस होगी, एक हायरार्की होगी। उस तरतीब के साथ हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे और वो जो तरतीब है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं, उनको हम लोग एल्गोरिदम कह देते हैं। और ये हर एक लैंग्वेज के अंदर, चाहे कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एल्गोरिदम को जरूर फॉलो किया जाता है। इट वर्क्स लाइक अ रेसिपी, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक रेसिपी बना रहे हैं। रेसिपी फॉर एग्जांपल, आप एक कोई भी चीज़ घर में बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और उन स्टेप्स को आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तो हो सकता है कि वो रेसिपी में वो टेस्ट ना रहे, वो जो आप डिश बना रहे हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट उसके रिजल्ट जनरेटर ना हो। तो सो एल्गोरिथम एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समझने के लिए हम रियल लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं एक रेसिपी की। वेयर ईच स्टेप इज फॉलोड इन द करेक्ट ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, जिसमें जो हर आने वाला नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली पिछले के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग पहला स्टेप गलत लेंगे तो सेकंड स्टेप के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब हम एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो जो पिछले के जो हमने स्टेप्स लिए होंगे तो वो बेसिकली उनका ही रिजल्ट होता है। तो सो एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए हमें स्टेप नंबर फर्स्ट से ही अच्छे से काम करना पड़ता है और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो और ताकि हम लोग जो डिजायर रिजल्ट्स हैं उस तक पहुंच सकें। अगर हम लोग एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करेंगे, रेसिपी फिर भी बन जाएगी, सॉफ्टवेयर फिर भी बन जाएगा, कोई एप्लीकेशन फिर भी डेवलप हो जाएगी, बट उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे कि जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं हमें मिलेंगे। हमें सिर्फ रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे बट डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए। वो इसी चीज के पे करता है, इसी वजह से आप लोगों की प्रोफाइल को वो रेट करता है। अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं जनरेट करते तो वो फिर क्या होगा, इसकी वजह से आपकी प्रोफाइल डैमेज हो सकती है, वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, जिसकी वजह से आने वाले प्रोसेसेस के ऊपर आपके जो टास्क है, आपकी प्रोफाइल है, उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। एल्गोरिदम हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड करेक्टली। एल्गोरिदम से सबसे बड़ा जो हमें फायदा होता है ये होता है कि कंप्यूटर परफॉर्म टास्क, कंप्यूटर अपना काम करते हैं एफिशिएंटली एंड करेक्टली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल ठीक ठीक। ये नहीं है कि बात को घुमाया फिराया, फिर कभी उधर ले गए कभी इधर ले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास एक प्रॉपर एक प्लान होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉब्लम्स की कुछ टाइप्स होती हैं। तो उसके अंदर अगर जो एक जिसको हम लोग बोल देते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एक होते हैं। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर जो भी टास्क होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्लियर प्लान होता है और एक वाज़ेह एक हिकमत अमली एक जामे हमारे पास सोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हम डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम लोग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कह देते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि उसको सॉल्व करने के लिए
कोई भी हमारे पास एक क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई क्लियर एल्गोरिथम नहीं होता, हर बंदा अपनी तरफ से ही ट्रिक्स लगा रहा होता है, लॉजिक्स बना रहा होता है। तो समटाइम ये होता है कि उसके रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं, और मोस्टली यूं होता है कि उसके रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो ये दोनों टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड के बारे में नहीं पढ़ रखा तो प्रीवियस वीडियो पे क्लिक कीजिए और उसको कंप्लीट समझिए, ताकि आप लोगों को एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से समझ आ सके। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल की, कि एल्गोरिथम को एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक टी बनाने जा रहा हूँ, एक चाय बनाने जा रहा हूँ, मैं एक न्यू बेसिकली एक ऐसा पर्सन हूँ कि न्यू कुक हूँ, शेफ हूँ, कि जिसने पहली दफ़ा चाय नहीं बनाई। तो वो क्या करेगा बेसिकली, कि इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। अगर वो स्टेप में से इनमें से कोई भी गलत कर देता है स्टेप, या फिर इनकी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, रिजल्ट्स तो जनरेट हो जाएंगे, चाय फिर भी बन जाएगी, बट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि अच्छी चाय नहीं बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसकी एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे, उसके बाद पुट वाटर इन द केटल, के जिस बर्तन के अंदर हमने चाय बनानी है उसमें हम लोग पानी डालेंगे, और उसके बाद पुट केटल ऑन बॉयल, हम उस केटल को बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये नंबर थर्ड स्टेप है। और इसके बाद आता है बेसिकली, इसको बोल देते हैं ये डायमंड शेप, ये सीन के लिए यूज होती है। वाटर बॉयल्ड, अगर पानी बॉयल हो चुका हुआ है, इसका मतलब ये है पुट टी बैग इन द मग, कि हम लोग क्या करेंगे कि उस कैटल के अंदर, ठीक है, उसमें से जो पानी गर्म हो चुका हुआ है उसको पुट टी बैग इन द मग, पहले आप पानी को निकालेंगे मग के अंदर, और उस मग के अंदर हम लोग क्या, कप के अंदर, मग के अंदर या किसी भी चीज के अंदर गर्म पानी निकालकर उसके अंदर टी बैग डाल देंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है, वो ये है कि अगर पानी बॉयल्ड नहीं है तो हम लोग उसके अंदर टी बैग नहीं डालेंगे। तो टी बैग हम लोगों ने कब डालना है, जब पानी अच्छे से बॉयल हो चुका हुआ होगा। अब इसको हम लोग वर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि ऐसा क्या होगा अगर मैं इसकी तरतीब बदल दूं। मिसाल के तौर पर, मैंने स्टार्ट किया और केटल के अंदर मैंने पानी डाल दिया, और बगैर बॉयल किए मैंने उसके अंदर टी बैग डाल दिया। चाय फिर भी बन जाएगी, बट उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि एक अच्छी चाय का होता है। तो एक अच्छी चाय बनाने के लिए डेफिनेटली हमें एक सीक्वेंस को, एक तरतीब को फॉलो करना पड़ता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल रिलेटेड टू द एल्गोरिथम। सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एल्गोरिथम्स को अच्छे से समझना चाहिए, एल्गोरिथम्स को फॉलो करना चाहिए, और एल्गोरिथम्स ही बेसिकली वो स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे जो डिजायर रिजल्ट्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अगली जो इसमें हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग गूगल मैप्स की बात करें, इसके अंदर एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं। तो इसमें हमें एल्गोरिदम्स की बेस के ऊपर वो हमें बताता है कि स्ट्रीट कौन सी है, या फिर कौन सा एरिया कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग वो गूगल मैप्स के अंदर एल्गोरिदम्स को फॉलो कर रहा होता है। सर्च इंजन, हमारे जितने भी सर्च इंजन हैं, फॉर एग्जाम्पल याहू है, बिंग है, या फिर गूगल सर्च इंजन है, एंड मैनी मोर, जितने भी सर्च इंजन हैं, ये सब के पीछे एक एल्गोरिदम काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग की कोई भी वेबसाइट, उसको बनाने के लिए आपकी जो विश लिस्ट जनरेट होती है, ऑर्डर आप लोगों के जो प्रोसेस होते हैं, या फिर उस पर जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऐसी तमाम वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए डेफिनेटली एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, किसी भी मोबाइल ऐप को बनाने के लिए हम लोग डेफिनेटली, जब तक हमारे पास एक प्लान नहीं होगा, एक एल्गोरिदम नहीं होगा, हम किसी भी मोबाइल ऐप को बनाकर अपने डिजायर रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम के बारे में। इसे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स को समझा है कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो अभी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम क्या है। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, जनरेट, फर्स्ट यू शुड हैव टू जनरेट एंड देन टेस्ट। पहले जनरेट करें, पहले बनाएं, फिर उसके बाद टेस्ट करें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। तो बहुत सिंपल एल्गोरिदम की एक स्ट्रेटजी है, कि जिसको हम लोग पहले जनरेट करेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसे एल्गोरिदम का हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो अगर हम इसके बात करें कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम को जनरेट करेंगे, यानी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद इसी एल्गोरिदम को हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक फ्लो चार्ट के अंदर मैंने दिखाया हुआ है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेंगे जनरेट से। जो भी किसी प्रॉब्लम का कोई भी एल्गोरिदम बनेगा, जो भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, उसको हम लोग जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, और जो वैलिड होगा उसको हम करेक्ट सोल्यूशन कह देंगे, जो इनवैलिड हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, या जिसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं जनरेट होंगे, तो दोबारा से हम लोग उसको रीजनरेट करेंगे, दोबारा से बिल्ड करेंगे, ताकि जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल सकें। और ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच नहीं जाते। तो ये एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम है।
इसको इसलिए फॉलो किया जाता है कि जिसको जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइम उसका सोल्यूशन जनरेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम पहली दफ़ा ही बेस्ट फिट या परफेक्ट ढूंढ लें। इट माइट बी पॉसिबल डैट कि एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, तो बाद में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जो उसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा, जो बेहतर सोल्यूशन होगा, जो जिसको हम लोग परफेक्ट सोल्यूशन कह सकते हैं, उसी को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी तमाम को हम लोग इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले जनरेट कैसे करेंगे। स्टेप वन क्या है जी? क्रिएट अ पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर मुझे अगर कराची से लाहौर जाना है, तो बेस्ट वे कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल मैप्स की बात करें, तो गूगल मैप से हम लोग पूछ लेते हैं कि मुझे एक ऐसा पाथ बताओ कि जिसके जरिए मैं कराची से लाहौर सिटी में मूव होना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है? बाय एयर है, बाय रोड है, जिसमें मेरा खर्चा कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे और ट्रैफिक कम से कम हो। और सबसे बड़ी बात यह है सेफ्टी सबसे पहले, कि मैं किस मेथड के साथ सेफली मैं अपने जो लोकेशन है यहाँ से डेस्टिनेशन तक बहुत सेफली तरीके से पहुंच सकूं। तो ये पॉसिबल सोल्यूशन मल्टीपल हो सकते हैं। बाय एयर हो सकता है, बाय रोड हो, जीटी रोड हो सकता है, बाय मोटरवे हो सकता है। तो बेस्ट वन कौन सा है? तो मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, इन तमाम का एनालिसिस किया जाएगा, तो जो बेस्ट वन होगा मुझे उसको अडॉप्ट करना होगा, बाकी सबको मुझे स्किप करना होगा। तो इसी तरह से हम एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस देखते हैं, जो हमें बेस्ट फिट लगता है, जिस पे कस्टमर या क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, उसी को अडॉप्ट कर देंगे, बाकी तमाम को स्किप कर देते हैं। द सोल्यूशन कैन बी जनरेटेड। ये वाला सोल्यूशन जो है अचानक से भी हमारे जहन में आ सकता है, बाय चांस भी हो सकता है, सिस्टमेटिकली इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक तरतीब के साथ भी हो सकता है, यूजिंग अ हेरिस्टिक एंड इंटेलिजेंट रूल और शॉर्टकट। या फिर ये भी हो सकता है कि हम किसी टूल का यूज कर लें, किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर लें, वो हमें बता दे कि कराची से लाहौर जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा है। सिस्टमेटिकली भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर हम एक ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं जी, एक तरतीब से चलते हैं जी, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, यानी सिक्योर तो है बट इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, उसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टमेटिकली। इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब ये है वन बाय वन हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, कि मुझे पहले लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर लोगों के फीडबैक देखने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से पूछूंगा कि अच्छा आप ज़्यादातर कराची से लाहौर कैसे जाते हैं, बाय रोड जाते हैं या फिर आप लोग बाय एयर जाते हैं, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ। मुझे किसी भी किस्म की सिस्टमेटिकली सोल्यूशन के अंदर जल्दी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मुझे सडन डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो उस चीज को बोल देते हैं सिस्टमेटिकल सोल्यूशन, यानी एक प्रॉपर एक सिस्टम के साथ मिलकर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। रैंडम तो बाई चांस हो सकता है, चलें जी जल्दी है फौरन से क्योंकि डिसीजन लें और निकल जाएं। हेरिस्टिक ये है एक तरतीब के साथ चलेंगे, एकदम से ही हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, तो ऐसे बेसिकली जनरेट का ये वाला सोल्यूशन होता है हेरिस्टिक सोल्यूशन। इसको किसी इंटेलिजेंट टूल के साथ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि गूगल मैप वगैरह। नंबर टू जो स्टेप है वो है जी टेस्ट, यानी हमने एल्गोरिदम जनरेट कर लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस, हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने एल्गोरिदम जनरेट किया है वो हमारे सोल्यूशन के साथ कितना मैच करता है। मिसाल के तौर पर मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कराची से लाहौर बेसिकली मूव करना है, तो मुझे इसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन यही मिला है कि मुझे थ्रू मोटरवे जाना चाहिए। तो मैं ये देखूंगा कि मोटरवे के साथ कितना डिस्टेंस है और मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है कराची से लाहौर मोटरवे के थ्रू जाने की। तो अगर मैं ईच एंड एवरीथिंग को काउंट करूं, एयर टिकट के साथ अगर मैं कंपैरिजन उसका करूंगा, तो मुझे अगर मुझे ये लगेगा कि बेस्ट फिट सोल्यूशन मोटरवे ही है, मुझे थ्रू मोटरवे ही जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसने मुझे बिल्कुल सही सोल्यूशन दिया। और कंडीशन ये है, अगर बैड वेदर है, फोग है, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर मोटरवे पे मेरे पास क्या सोल्यूशन है? अगर रास्ते में जाकर मोटरवे बंद हो जाती है, तो फिर मेरे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? अगर इन तमाम कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो मैं बेस्ट फिट सॉल्यूशन जो है मोटरवे को ही डिसाइड करूंगा। क्योंकि मैंने जो इस एल्गोरिथम को फॉलो किया है उसने मुझे ये बताया कि जो बेस्ट सॉल्यूशन वो यही है कि आप मोटरवे के साथ ही लाहौर जाएं, मोटरवे को ही अडॉप्ट करें। अगर मैं बाय जीटी रोड जाता हूँ, बाय एयर जाता हूँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो है मेरी जो एल्गोरिथम वो काम नहीं कर सकता, मुझे उसको स्किप कर देना चाहिए। इफ द सोल्यूशन इज करेक्ट, अगर वो सोल्यूशन ठीक है, द एल्गोरिथम स्टॉप्स एंड रिटर्न्स द सोल्यूशन। बेसिकली जनरेट में तो यही होता है कि हम लोगों ने डायग्राम के अंदर भी यही पढ़ा था कि हम लोग एक सर्कल को फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये सर्कल तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप पॉसिबल सोल्यूशन तक पहुंच नहीं जाते। तो जैसे ही आप पॉसिबल सोल्यूशन पे पहुंच गए तो फौरन से एग्जिट हो जाएं। मिसाल के तौर पर पॉसिबल सोल्यूशन क्या था मेरे पास, कि मैंने ये देखा कि मेरे पास बाय एयर भी है रास्ता, बाय रोड भी है, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो मैं कंटिन्यूसली सर्च करता गया और मुझे यूं लगा कि बाय रोड बेस्ट सोल्यूशन है।
तो उसके लिए डेफिनेटली मैं फौरन से उसके लिए मैंने अपने जो सर्कल है उसमें से एग्जिट किया, और मैंने ये डिसाइड किया वी शुड हैव टू मूव, वी शुड मूव टू ट्रैवल टू अ मोटरवे। तो सो ये बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर कंसीडर होगा। इफ द सोल्यूशन इज इनकरेक्ट, अगर मेरे पास सोल्यूशन जो आ रहा है वो गलत है, जनरेट अनदर पॉसिबल सोल्यूशन, और मुझे ये लगता है थोड़ी स्टडी करने के बाद नहीं भाई मोटरवे वाला तरीका ठीक नहीं है, तो इसमें रिस्क है, इसमें एक्सीडेंट्स की रेशियो ज्यादा है, तो मुझे अपने सॉल्यूशंस को चेंज कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं कोई और सॉल्यूशन निकालूंगा, बाय एयर जाऊंगा या फिर किसी और रास्ते को अडॉप्ट करूंगा, फिर मैं पहले वाले सॉल्यूशन को बेसिकली स्किप कर दूंगा। रिपीट द प्रोसेस अंटिल अ करेक्ट सोल्यूशन इज फाउंड। मैं क्या करूंगा, यही प्रोसेस को रिपीट करता जाऊंगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक जो मेरे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको मैं रिपीटेडली एक लूप के अंदर ले आऊंगा। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैव बीन टेस्टेड, हर इस किसी को टेस्ट किया जाएगा। जो मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन होगा मैं उसी को अडॉप्ट करूंगा, बाकी जितने भी सॉल्यूशंस होंगे मैं उसको स्किप कर दूंगा। यूजफुल इन सिनेरियोज, यूजफुल सिनेरियो क्या है जी, द प्रॉब्लम हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। अप्रोच ये होनी चाहिए, ये ना हो कि आप कंटिन्यूसली एक लूप में आ जाएं, कभी ना खत्म होने वाले सॉल्यूशंस की तरफ चले जाएं, आप ढूंढते जा रहे हैं, आपसे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा थ्रू मोटरवे मूव करना चाहिए या थ्रू बाय एयर करना चाहिए, कभी कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना, हार्ड सिचुएशन बिल्कुल जनरेट नहीं होनी चाहिए। द प्रॉब्लम हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, कोशिश ये करें आपके पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। अनलिमिटेड में जाएंगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो हमें इसकी तरफ कभी मूव नहीं करना। नेक्स्ट वन, देर इज अ नो क्लियर और डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्टार्ट के अंदर आप ये कह दें कि मेरे पास एक डायरेक्ट मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या फिर देर इज नो क्लियर और डायरेक्ट मेथड। मेरे पास अगर कोई ऐसा सोल्यूशन भी है जो कि क्लियर नहीं है, चल पड़ते हैं जी, निकल पड़ते हैं जी, देखी जाएगी सोल्यूशन, जो भी आगे रास्ते में आएगा देखी जाएगी। कंप्यूटर सिनेरियो के अंदर ये वाली अप्रोच बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं की जाती कि प्रॉब्लम को इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, उसका एल्गोरिदम को फॉलो कोई नहीं किया। हम लोग करते क्या है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है नहीं है, हमने उसको फाइंड आउट करना शुरू कर दिया हुआ है, देखते हैं जी आगे जाकर क्या बनेगा। तो इसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो क्लाइंट होता है उसका फीडबैक नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन में नीड टू बी चेक्ड, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है हर किसी को तसल्ली के साथ चेक करेंगे। अनटिल द करेक्ट वन इज फाउंड, जब तक कि हमें बेस्ट फिट सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। एग्जॉस्टिव सर्च करनी चाहिए हमें, मतलब ये है कि जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हमें किसी भी अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये तो एक बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी भी है कि आपके पास जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको बैठकर एक पीस माइंड के साथ, पीसफुल माइंड के साथ उसको सोचें, उसको समझें, उसको देखें, थोड़ा टाइम लें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे इसमें से कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है जी इसकी, सबसे पहले इसका एडवांटेज है जी सिंप्लिसिटी। बहुत सिंपल है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इम्प्लीमेंट। जनरेट एंड टेस्ट का जो एल्गोरिदम है बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट, और इसको यूज भी कर सकते हैं। दूसरा इसका सिंपलिसिटी का फीचर है सिंपल प्रॉब्लम्स। हम किसी भी प्रॉब्लम को, इट इज अ गुड चॉइस फॉर सॉल्विंग अ सिंपल प्रॉब्लम। बहुत मतलब जो सादा सादा से प्रॉब्लम्स होते हैं, सादा सादा से सॉफ्टवेयर होते हैं, हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है। नंबर थर्ड पे, इवन बिगिनर्स कैन इजीली लर्न हाउ इट वर्क्स। हत्ता कि जो लोग नए कंप्यूटर साइंस में आते हैं, नए नए प्रोग्रामर्स होते हैं, वो बड़ी आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं जी, ट्राइंग अ डिफरेंट कीज अंटिल वन ओपन द लॉक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास काफी सारी कीज हैं और आपके पास एक लॉक है। आप लोग क्या करते हैं, उस लॉक को ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए हर एक की को वन बाय वन ट्राई करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको कोई एक ऐसी की मिल ही जाती है जिसके साथ वो वाला लॉक अनलॉक हो जाता है। तो जो जिस की के साथ लॉक अनलॉक हो जाए तो बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कि यही इसका सोल्यूशन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लॉक की मल्टीपल कीज बनाएंगे डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, डिफरेंट चेंजेस के साथ, जो कि उस लॉक को लग जाएगी वही उसका सोल्यूशन होगा। और इसी फीचर को हम लोग बोल देते हैं जनरेट एंड टेस्ट सिंपलिसिटी एल्गोरिथम। बहुत आसानी से हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है। दूसरा एडवांटेज स्टूडेंट्स ये है वर्सटाइलिटी। इट कैन बी यूज टू सॉल्व मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हम मुख्तलिफ टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वर्सटाइलिटी का मतलब भी यही होता है कि मुख्तलिफ अंदाज से आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। It is especially useful when there is no direct or clear way to find the correct solution। ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्पेशल तरीके से यूज होता है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम, जब हमारे पास कोई डायरेक्ट और क्लियर वे नहीं होता कि इस चीज का प्रॉपर सोल्यूशन है क्या। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लॉक है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसकी चाबी कौन सी है,
इसकी की कौन सी है। तो हम लोग यानी कि हमारे पास एक डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, एक क्लियर वे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही लॉक के साथ मल्टीपल कीज को ट्राई करते जाएंगे, तो जो की लग जाएगी, मतलब ये है वर्सेटाइलिटी है कि मुख्तलिफ अंदाज से हमने कीज को ट्राई किया और उसमें से कोई एक की के साथ हमने लॉक को अनलॉक कर लिया है। एग्जाम्पल इसकी ये है, गेसिंग अ फॉरगेटन पासवर्ड पर ड्राइंग द डिफरेंट पॉसिबल पासवर्ड्स। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उसके अंदर हमें पासवर्ड अगर याद नहीं है तो हम डिफरेंट पासवर्ड्स को ट्राई करते जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा पासवर्ड जरूर होगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो आपका जो सिस्टम है वो अनलॉक हो जाएगा। यानी कि हमें शुरू में आइडिया नहीं था, हम डिफरेंट पासवर्ड को लगाते जाएंगे, यूटिलाइज करते जाएंगे, अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसा पासवर्ड जरूर होगा। पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं है, पॉसिबिलिटी ये है कि कोई ना कोई हमें सोल्यूशन मिल ही जाएगा। नंबर थर्ड पे आता है जी इसका एडवांटेज, एग्जॉस्टिवनेस। मतलब इसका ये है, द एल्गोरिथम चेक्स एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन अंटिल इट फाइंड्स अ करेक्ट वन। बात वही है कि बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, कि चेक्स एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन, किसी भी ताले को, लॉक को अनलॉक करने के लिए हम कोई ना कोई की लगाते रहेंगे। ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोई की लग ना जाए। किसी भी सिस्टम को पासवर्ड तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि कोई पॉसिबल करेक्ट और एक्यूरेट पासवर्ड हमें मिल ना जाए, अनटिल वी फाइंड द करेक्ट वन, जब तक कि हमें कोई भी सही सोल्यूशन मिल ना जाए। दिस इंश्योर दैट नो पॉसिबल सोल्यूशन इज मिस्ड। ये आप तसल्ली कर लीजिएगा इस हवाले से कि कोई भी जो पॉसिबल हिंट है, पॉसिबल सोल्यूशन है, वो रहने ना पाए। कोई हिंट है, अगर पासवर्ड की बात करें तो मल्टीपल सॉल्यूशंस को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अगर की के जरिए अनलॉक करने की बात कर रहे हैं, एक लॉक को अनलॉक करने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी की स्किप नहीं होनी चाहिए। इफ अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, द एल्गोरिथम विल इवेंचुअली फाइंड इट। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपका एल्गोरिथम उसका अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ ही लेगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, सर्चिंग फॉर अ लॉस्ट बुक बाय चेकिंग एवरी रूम इन द हाउस वन बाय वन। मिसाल के तौर पर एक घर के अंदर आपकी एक कोई बुक गुम हो गई है, आप हर एक रूम को चेक करें, हर एक कवर्ड को चेक करें, हर एक फ्लोर को चेक करें, हर एक ऐसी जगह से ढूंढें जहां पे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बुक पड़ी हो सकती है। तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि आपको बुक अपने ही घर से जरूर मिल जाएगी। बट इसके लिए जरूरी क्या है कि ये आपको श्योर होना चाहिए कि बुक घर के अंदर ही मौजूद है, फिर आपको ये उसका सोल्यूशन जरूर मिल ही जाएगा, आपकी बुक आपको मिल ही जाएगी। डिसएडवांटेज की अब हम बात करते हैं। तो आज के लेक्चर हाईलाइट के अंदर ये सबसे आखिरी पॉइंट है डिसएडवांटेज। पहले नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब यही है कि इसके अंदर एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी है, हमें स्टार्ट में सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तुक्का कह लें आप उसको, कि हो सकता है कि स्टार्ट में हमें सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है कि सारी हमने एक एक बुक गुम हो गई है घर के अंदर, पूरे घर की तलाशी कर ली है, तो हो सकता है कि जहां से बुक मिले उसके बारे में आप कभी सोचा भी ना हो। तो एफिशिएंसी इसमें नहीं है। इनएफिशिएंसी का ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है, कैन बी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ सकती है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम्स के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। इट मे नीड टू टेस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ सकती है। किसी भी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी तादाद बहुत ज्यादा भी हो सकती है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। एज द प्रॉब्लम साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे प्रॉब्लम का साइज बढ़ेगा, द टाइम रिक्वायर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। डेफिनेटली उसके लिए मुझे टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, जो कि एक अच्छे एल्गोरिथम की जो नेगेटिविटी है उसके अंदर ये चीज़ आती है, इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जाता है। फाइंडिंग अ लॉस्ट कार इन अ लार्ज पार्किंग लॉट, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्लाजा की बेसमेंट के अंदर एक गाड़ी खड़ी की थी, और आपको जल्दी भी है, और आपको गाड़ी अभी मिल नहीं रही, बहुत ज़्यादा गाड़ियां वहां पे खड़ी हो सकती हैं, और आपके पास एक प्रॉपर वाजे एक प्लान नहीं है, कोई आपके पास हिंट नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप वन बाय वन गाड़ी को सर्च करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग एक प्रोसेस हो सकता है एक प्लाजा के अंदर खड़ी हुई गाड़ी को डिजायर्ड टाइम के अंदर सर्च करने के लिए। दिस लीड्स टू एन इन एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। दूसरा डिसएडवांटेज जिसका ये है, नो ऑप्टिमैलिटी गारंटीज। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारे पास सोल्यूशन आया है कि वो कितना अच्छा सोल्यूशन है। तो इसके लिए यही एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एक गाड़ी एक पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टार्ट में ही वो गाड़ी मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने पूरा पार्किंग एरिया सारे का सारा अच्छी से सर्च कर लिया है, और जहां पे आपने गाड़ी खड़ी की थी डेफिनेटली आपको याद ही नहीं रहा, या आपके पास एक वाजे एल्गोरिदम नहीं था, आपको बहुत देर बाद समझ लगी, या फिर पता लगा कि अच्छा जी मेरी गाड़ी यहाँ पे थी। तो हमारे पास कोई बेस्ट फिट या फिर ऑप्टिमैलिटी की कोई गारंटी नहीं है कि जो मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है वो कितना अच्छा है। इट डज नॉट गारंटी दैट द सोल्यूशन इज द बेस्ट और ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे यही है स्टूडेंट्स, कि बेस्ट सोल्यूशन नहीं है ये। ठीक है, ये एक यूं समझ लें कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक सिंपलेस्ट मेथड जरूर है, बट ये एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं है।
द एल्गोरिथम स्टॉप्स एज सुन एज इट फाइंड्स अ सोल्यूशन। जैसे ही हमें पार्किंग से गाड़ी मिल जाएगी तो डेफिनेटली हमारा सोल्यूशन एंड हो जाएगा। हो सकता है कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे दोबारा से इतनी एफर्ट ना करनी पड़े। तो ये वाला जो एल्गोरिथम की अप्रोच है, जनरेट एंड टेस्ट, ये हमें उसकी तरफ नहीं लेकर जाती। सो ये एक अच्छा एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजी नहीं समझी जाती। नॉट आइडियल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये इसके बारे में हमने बात कर ली हुई है कि ये अच्छे प्रॉब्लम्स को के इसका सोल्यूशन नहीं है, यानी कि इसको हम बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं समझ सकते, इसलिए मोस्टली लोग इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। चूजिंग द फर्स्ट अवेलेबल पार्किंग स्पॉट, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें जो पार्किंग का जो एरिया है उसमें जो फर्स्ट स्पॉट है वो अवेलेबल हो, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, वहां पे गाड़ियां पहले से मौजूद हो। तो हमारा जो पहले का जो एल्गोरिथम हम लोगों ने जहन में बनाया होगा, जिसको प्लान बनाकर हम वहां पे आए होंगे, तो वो हमारा फ्लॉप हो चुका होगा। तो सो हमें वहां पे प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से हमारा ये जनरेट एंड टेस्ट का एल्गोरिथम है फेल हो जाएगा। तीसरा स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम्स। इसके अंदर हम लोगों ने एल्गोरिथम की डेफिनेशन को देखा, बाकी जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम क्या होता है उसकी डेफिनेशन एंड प्रोसेस के बारे में समझा, और इसके एडवांटेजेस के बारे में बात की। लास्ट पे हम लोगों ने डिसएडवांटेज की बात की है। तो सिंपली कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें जनरेट एंड टेस्ट का जो एल्गोरिदम है वहां पे फॉलो करना चाहिए जहां पे हमारा प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो। अगर हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो तो इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।